हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडीज़ कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 18 जून को है। सभी बच्चे बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये एक बार और बता दीजिए। मैं कॉल करके भी इंडिविजुअली सबको नहीं बता सकता, तो सोचा कि एक वीडियो ही हो जाए इसके ऊपर। मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और स्पेशली यहाँ पर मैं ये डिस्कस करूंगा केवल सेक्शन डी को कैसे अटेम्प्ट करना होगा। यानी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू अटेम्प्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैथ से क्लास 12th की, मैथ्स क्लास 12th की बात कर रहे हैं। उसमें सेक्शन डी, सेक्शन डी में हमें पता है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स फॉर ईच अदर, 6 मार्क्स करते हैं, एंड टोटल वेटेज इज 30 मार्क्स। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट ही अटेम्प्ट करने का मेथड बता रहा हूँ। तो हमें ये माइंड में रखना है कि सेक्शन डी जो है वो उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के होंगे और टोटल 30 मार्क्स का होगा। हमें कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसा कि तुम्हें पता है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन हम पूछा जाता है एग्जाम में वो 1.5 पेज में भी हो जाता है पूरा, किसी किसी का 2 पेज में जाता है। बट तुम्हें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले माइंड में ये सेट करना है कि एटलीस्ट 2 पेज का सॉल्यूशन होना चाहिए। 2 पेज का सॉल्यूशन, 2 to 4 पेज तक जा सकता है इसका सॉल्यूशन। कोशिश करना 2 कम से कम सभी में हो, 2 to 3 पेज हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। वो कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे चैप्टर 7 से, चैप्टर 7 जो कि डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आता है, ओनली 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ओनली। चैप्टर 7 से ओनली 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, वो कैसे होंगे वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन का आसान वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं इसमें देखो, या तो आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसकी सबसे ज़्यादा चांस होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसमें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी का आता है, जो कि प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें वो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म भी हो सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म तुम समझते हो क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकता है x की वैल्यू गिवन है t के फॉर्म में, y की वैल्यू t के फॉर्म में गिवन है, और हमें dy/dx पूछ सकता है, dx/dy दोनों पूछ सकता है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे करे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को उसके बारे में डिस्कस करेंगे ओनली, राइट। उसके बाद में मैं मैसेज करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है वही देखना है। तो इसमें अटेम्प्ट क्या करना होगा, सबसे पहले लिखोगे तुम, स्टेप से ध्यान रखना। इसमें सॉल्यूशन 26 है, तो इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन में कोई इक्वेशन गिवन होगी, गिवन इक्वेशन लिख दोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करोगे, राइट। जैसे हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, बात करते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखोगे। उसके बाद में ऑब्वियसली तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन करना होता है इसमें, तो बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x और y, जिस भी फॉर्म में पूछा है, dy/dx पूछा तो x के रेस्पेक्ट में, dx/dy पूछा तो y के रेस्पेक्ट में, ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, ये लाइन लिखोगे। डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये लाइन हमें लिखनी है। उसके बाद में इसको सोल्व भी करना है, अगर सिंपल भी हो रहा है तो उसको सोल्व करना है, तो 3 से 4-5 लाइन इसमें यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, तो जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, ठीक है। और इजीली उसको सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उसको इजीली सिंप्लीफाई करोगे। उसके बाद में बोलोगे अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड वी हैव, देन उसमें 2-3 लाइन फिर से फिल हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को हमें कम से कम 2 पेज तक सोल्व करना है। 2 पेज एटलीस्ट होनी चाहिए, 2 पेज हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जाम्पल्स जो है उनके डिस्कस करना है। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज है उसका करना है, और जो लास्ट की एक्सरसाइज है उसका डिस्कस करना है। इसमें हमें कम से कम एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 इसको अच्छे से करना है, और इसके एग्जाम्पल भी करना है, विद एग्जाम्पल सोल्व करना है इसके, विद एग्जाम्पल प्लस मिसकेलेनियस एक्सरसाइज। इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिकॉज यहाँ से ओनली 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। कोई चॉइस नहीं मिलेगी तो हमें कोई रिस्क नहीं लेनी। हमें पता लगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया और 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए और वही क्वेश्चन आ गए, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और इस टाइप के इस वाले क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर प्रूव वाला क्वेश्चन पूछता है तो हमें वही प्रूव करना है जो कि गिवन है। कैसे भी करके जो गिवन है उसको कैसे भी करके सिंप्लीफाई करना है, और वैसे की वैसी एंटिटी हमें लानी होगी। अगर ओनली dy/dx या d2y/dx पूछा है तो हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है। अब इसमें मैं बात करता हूँ 2 पार्ट भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आता है लाग्रांज थ्योरम और एक आ सकता है मीन वैल्यू थ्योरम से। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आ सकता है 2 मार्क्स का, और सेकंड पार्ट आ सकता है डिफरेंशिएशन से हो सकता है, वो आ सकता है 4 मार्क्स में। तो मीन वैल्यू थ्योरम एंड लाग्रांज थ्योरम को हमें स्किप नहीं करना है, वो भी हमें सॉल्व करना है। अब तक पूछा हुआ नहीं है बट पूछ सकता है। 2 मार्क्स में लाग्रांज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पूछी जा सकती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 26 सभी को क्लियर हो चुका होगा। हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कम से कम 2 पेज इसमें फिल करने हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 की। जो क्वेश्चन नंबर 27 होता है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 वो आता है चैप्टर 10 से। चैप्टर 10 मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आता है। इसमें भी कोई चॉइस नहीं मिलती, तो हमें ध्यान देना है, इसके भी सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसमें क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। इसके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी होती है फोर्थ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉ ऑफ कैंसलेशन ऑफ एक्स, इस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज वाले हो सकते हैं और लॉ ऑफ कैंसलेशन लॉ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सिंपल प्रॉपर्टी वाला हो सकता है। सिंपल प्रॉपर्टी यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है इसमें। तो इसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हमें यहाँ पर जो एक्सरसाइज ध्यान रखनी है वो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है 10.3 प्लस मिसकेलेनियस। 10.3 का मीनिंग है इसके एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। 90% एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं इनमें। विद एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर सेंड कर दूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें ज़्यादातर ध्यान देना है, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इसमें लिखना क्या होता है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। अगेन यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन, गिवन उसको आई के इक्वल बोलोगे, इंटीग्रेशन और या लिमिट पुट करोगे, और या dx भी पुट करोगे, जो गिवन है एज पुट करोगे। क्या लिमिट है, ठीक है, वो भी अच्छे से पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 पुट करोगे इसको। इसके बाद में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज में हो रही है, प्रॉपर्टी यूज में हो रही है बोलोगे, उस प्रॉपर्टी को भी शो करोगे, बोलोगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4 और लॉ ऑफ कैंसलेशन, और उसको शो भी करोगे। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, फॉर एग्जांपल 0 to a f of x dx। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, 0 to a f of a, इसको क्या बोल देते हैं 0 to a f of a minus x dx। इस टाइप से प्रॉपर्टी 4 होती है। लॉ ऑफ कैंसलेशन लॉ ऑफ x हो तो उसको भी शो करना है हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं। उसके बाद में उसको इक्वेशन सेकंड पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं प्रॉपर्टी 4 वाले में, इस टाइप से।
इस टाइप से अपने को क्वेश्चन नंबर 27 करना है। और क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमें एक्सरसाइज 10.3 और उसकी मिसकेलिनियस पर स्पेशल फोकस रखना है। कम से कम 30-40 क्वेश्चन है इसके, ओनली 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 27 भी सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है इतना, अभी जस्ट इसको रिवाइज ही करना है। तुम्हें ये सबको पता है, मैं ये मान रहा हूँ, बट जिसको पता नहीं है वो एक बार और इसको रिवाइज करना कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमें आता सब कुछ है बट अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं हम लिखते नहीं है कि कौन क्या गिवन है, क्या हमें अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 जो आता है वो आता है चैप्टर 12 से, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से ओनली दो ही टॉपिक होते हैं। एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि एक और टॉपिक होता है इसमें, होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है। बट ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसमें होमोजीनियस में यूज में आ जाता है, इसलिए इसको हमें देखना तो है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं होगा तो होमोजीनियस नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें भी दो फॉर्म है, सिंपल होमोजीनियस और रिड्यूसिबल होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल में भी दो ही है, वेरिएबल एंड रिड्यूसिबल वेरिएबल। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले में देखो स्टेप ध्यान रखना है। इसमें कोई सा भी मेथड पूछिए, सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन गिवन है उसको सेपरेट करके dy/dx इक्वल टू या dx/dy। कई बार ऐसा होता है कि dy/dx से सोल्व नहीं होता क्वेश्चन, dx/dy से इक्वेशन सोल्व होता है। dy/dx और dx/dy हमें फाइंड करना है। जो भी इक्वेशन गिवन है उसको सेपरेट करके dy/dx और dx/dy फाइंड करना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे समझ में आ जाता है होमोजीनियस किस टाइप से होता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से होता है। होमोजीनियस में तो पावर चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ होमोजीनियस की, फटाफट देख लेते हैं इसको। होमोजीनियस की बात करते हैं, कैसे चेक करते हैं। होमोजीनियस में dy/dx इक्वल टू, जैसे मानो तुम्हारे पास बन रहा है x² प्लस y² और यहाँ बन रहा है 3x² प्लस xy, इस टाइप से कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी 2 है 1 और 1 2, यानी दिख रहा है हमें होमोजीनियस है। देखते ही पता लग जाता है होमोजीनियस है। बट हमें ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना, इसमें क्या करना होगा, dy/dx फाइंड करोगे, उसके बाद में यहाँ पर x की पावर 2 कॉमन लोगे, ये बचेगा 1 प्लस y/x होल स्क्वायर। डिवाइड में भी x² कॉमन लोगे, क्या बचेगा 1 प्लस y/x, ऐसा बचेगा, राइट। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या शो करोगे, उसके बाद में आप करोगे x⁻0 फंक्शन ऑफ y/x, ऐसा शो करोगे। इसमें अगर x को कॉमन लोगे तो y/x, अगर y को कॉमन लोगे तो x/y रिमेनिंग होगा। ऐसा लिखने के बाद यहां लिखोगे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने सोल्व नहीं किया, जस्ट हमें ये वेरीफाई किया है कि होमोजीनियस इक्वेशन है या कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें कम से कम हाफ पेज फिल हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद में अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू vx और x इक्वल टू vy। अगर dy/dx कर रहे हो तो ऐसा पुट करना है, dx/dy आ रहा है तो ऐसा पुट करना है, राइट। और हमें सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद भी हमें लिखना पड़ता है स्टेप्स, तुम्हें पता है क्या लिखा हुआ है स्टेप्स में लिखा हुआ है कि इसके बाद में क्या करते हैं, dy/dx फाइंड करते हैं, dy/dx इक्वल टू v प्लस x dy/dx। इसको इक्वेशन नंबर जो भी हमारा गिवन था उसमें पुट करना होगा, dy/dx जहाँ पर फाइंड किया वहाँ पर पुट करना होगा और x रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, y तो रिमूव हो गया, x और v के फॉर्म में इक्वेशन बचेगी और फिर वेरिएबल सेपरेबल। उसके बाद में भी इसको सोल्व करने के बाद लिखोगे यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद में सोल्व करोगे।
तो इस वाले क्वेश्चन में कम से कम 2 और 3 फेज इजीली फिल हो जाएंगे। तो किस टाइप से सॉल्व करना है सबको समझ में आ चुका। अब इसमें जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू या पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर क्यू क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से दिख जाएगा वो तो सिंपली दिख जाएगा। तो फिर हमें लिखना है द गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा लिखोगे बिकॉज इसमें सॉल्यूशन बहुत कम होता है इसलिए हमें इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद में कंपेयरिंग करने के लिए p इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू क्या गिवन है, ये सब कुछ लिखोगे। और उसके बाद में क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर IF इक्वल टू ई रेज टू पावर p dx, ये भी सो करोगे उसके बाद में इसको सोल्व करने में करोगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, उसके बाद में लिखोगे सॉल्यूशन इज गिवन बाई, ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं लिखोगे पूरा लिखोगे सॉल्यूशन इज गिवन बाई, यहाँ जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, हमें इक्वेशन भी पूरा लिखना है इक्वेशन, ठीक है। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, पहले से c लिखोगे, ध्यान रखना है यहाँ पर पहले से c लिखना है। उसके बाद में इसको वैल्यू पुट करनी है, फिर लिखोगे पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, इसको जो भी इक्वेशन आएगा इन द इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस, और इसको सोल्व करोगे, ठीक है। इसमें लिखना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है और बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें कम से कम इसमें भी 2 पेज तो फिल करनी है। 1.5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 हो ही नहीं रहे तो अब क्या करें, 1.5 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाफ पेज में सोल्व कर रहे हो या 1 पेज में ही कर रहे हो, राइट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हमने अब तक 3 क्वेश्चन की बात कर ली, 3 क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन की बात की जो कि क्वेश्चन नंबर 26 होता है, उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 27 होता है, और उसके बाद में 28 होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि तुम्हें पता है चैप्टर 14 से आता है, 3D एंड प्लेन, 3D एंड प्लेन से क्वेश्चन नंबर 29 आता है। 3D एंड प्लेन से क्वेश्चन नंबर 29 आता है, 6 मार्क्स का आता है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता है, एक 1 मार्क्स का आता है, एक 6 मार्क्स का आता है, टोटल 7 मार्क्स का आता है। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें एंगल पूछ सकता है, एंगल ध्यान रखना यहां पर इंपॉर्टेंट है, एंगल पूछता है बिटवीन 2 लाइन्स, सेकंड पूछ सकता है बिटवीन 2 प्लेन्स, एंड थर्ड बिटवीन 1 लाइन एंड 1 प्लेन। ध्यान रखना इस वाले टॉपिक को, इसमें जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, 2 लाइन होता है, फॉर्मूला दोनों में सेम सा है, बट हमें कॉमन सेंस यूज में लेना है। 1 मार्क्स का है लेकिन इसमें कॉमन सेंस यूज में लेना है। एंगल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, और शॉर्ट इक्वेशन पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ सकता है, लाइन पूछ सकता है, कार्टेशियन फॉर्म पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है। इसमें 1 मार्क्स वाली की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है इसमें, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें आसान आता है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ज्यादातर ये पूछा जाता है, बिटवीन 2 लाइन्स। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो लाइंस गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, यानी वेक्टर फॉर्म में भी गिवन हो सकती है लाइंस, और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो सकती है, दोनों के फॉर्म में गिवन हो सकती है। दोनों ही फॉर्मूले हमें पता है, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला भी पता है और कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला भी हमें पता है। बट इसमें ध्यान देना है, लाइंस 2 टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है पैरेलल लाइंस
और एक हो सकती है स्क्यू पैरेलल लाइंस। वो हमें इक्वेशन से पता लग जाता है, ठीक है। अगर बी वेक्टर सेम है तो हमें पैरेलल लाइंस बोलनी है, डिफरेंट है तो स्क्यू पैरेलल लाइंस। हमें पहले शो करना है, लाइंस को बताना है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, उसके बाद में ये शो करना है गिवन लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल गिवन है तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज में लेना है, स्क्यू पैरेलल गिवन है तो स्क्यू पैरेलल का फॉर्मूला यूज में लेना है। बट ये लिखना पड़ेगा कि गिवन लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू पैरेलल लाइंस, पॉइंट नंबर 1। और इसमें यूनिट भी लिखना जरूरी है, बिकॉज डिस्टेंस कोई पर्टिकुलर यूनिट होती है, उसकी यूनिट बोल देना, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर ऐसे होती है, बट यहाँ पर ओनली यूनिट लिखनी है हमें और कुछ नहीं, यूनिट लिखना है आंसर में, जो भी आंसर आता है लास्ट में। इसके बाद में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आ सकता है। कोई प्लेन गिवन है और यहाँ से ऐसे मान लो प्लेन पर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट गिवन, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इसके अलावा हमें प्लेन का इक्वेशन, प्लेन के इक्वेशन जिसके फॉर्म में कुछ इक्वेशन पूछ सकता है, लाइन के इक्वेशन के में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ कंडीशंस गिवन हो सकती है, पैरेलल वाला हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, कंडीशन गिवन होकर कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। हमें इसमें ध्यान रखना है मिसकेलेनियस एक्सरसाइज, उसको स्पेशल ध्यान रखना है। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट के जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट के दिए हुए हैं, उनको अच्छे से देखना है और विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो देखने ही देखने हैं, ठीक है। और ये वाला चैप्टर सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हर एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चन है, किसी में 6 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज ये 6 मार्क्स 7 मार्क्स का चैप्टर है पूरा, 1 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम सा ही पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। बट जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो बहुत छोटा होता है कई बार। अगर जैसे पैरेलल लाइंस का इक्वेशन पूछता है, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस पूछता है या इसके पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस पूछता है, तो हमें ए वेक्टर शो करना है, बी वेक्टर शो करना है, ए1 वेक्टर ए2 वेक्टर शो करना है, बी1 वेक्टर बी2 वेक्टर शो करना है। फिर उनका डिफरेंस देखना होता है, जैसे ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर, बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर, ऐसे सब कुछ उसको अलग अलग उसको शो करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि प्रोबेबिलिटी से आता है। क्वेश्चन नंबर 30, चैप्टर 16 से आता है प्रोबेबिलिटी। जैसा एक बताइए चैप्टर अगेन 7 मार्क्स का आता है, 1 + 6, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स वाला सेक्शन डी का होता है, 1 मार्क्स सेक्शन ए का होता है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सिंपल वो पूछ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछता है, पी ऑफ ए बाई बी हो सकता है, पी ऑफ बी बाई ए पूछ ले, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या इसके अलावा इसमें सक्सेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सक्सेस वाले जो क्वेश्चन बताए हुए हैं तुम्हें, बाइनोमियल थ्योरम वाले जो क्वेश्चन बताए हुए हैं, वो हमें देखना है 1 मार्क्स वाले में। 6 मार्क्स वाले की बात करते हैं, बेसिकली हम यहाँ सेक्शन डी की बात कर रहे हैं। जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ओनली 3 टॉपिक से आते हैं, 3 में से एक टॉपिक तो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। फर्स्ट टॉपिक जो है तुम्हें पता है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम से पूछा जाता है, बेस थ्योरम। सेकंड होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, जो कि सक्सेस वाला होता है, सक्सेस और फेलियर वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में मीन वेरिएंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएंस, ऐसा पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। बट हमें ध्यान रखना है बेस थ्योरम पर स्पेशल क्वेश्चन ध्यान रखना है। बेस थ्योरम में जो लिखना होता है वो क्या लिखना होता है, इवेंट्स बतानी पड़ती है हमें, कौन से इवेंट्स गिवन है, कम से कम 2 इवेंट तो गिवन होगी। E1 कौन सी इवेंट है, इवेंट इसको डिफाइन करना होगा। E1 इज द इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग बॉल रेड, कुछ भी जैसा भी। E2 जो भी सेकंड इवेंट है, और एक ए इवेंट होती है जो दोनों से एसोसिएट करती है, यानी ये इससे भी एसोसिएट करेगी, इससे भी एसोसिएट करेगी।
पी ऑफ इवन का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, जो भी इवेंट मान लो। पी ऑफ E2 फाइंड करोगे, फिर पी ऑफ ए बाई इवन वो बताओगे, फिर पी ऑफ ए बाई E2 इसको डिफाइन करोगे, दोनों को डिफाइन करोगे। पी ऑफ ए बाई इवन, पी ऑफ ए बाई E2 क्या है, इस सबको डिफाइन करोगे। फिर बोलोगे यूजिंग बेस थ्योरम, जो कि पूछा हुआ है, पी ऑफ इवन बाई ए पूछ सकता है या पी ऑफ E2 बाई ए पूछ सकता है, इसमें इसको शो करोगे। और फॉर्मूला भी हमें यूज में लेना है, यानी फॉर्मूला जो यूज में ले रहे हैं उसको भी हमें शो करना है यहाँ पर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में जितनी थ्योरी हो सके पूरी लिखनी है। हम कौन सी इवेंट ले रहे हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और लास्ट में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, और आंसर जो आएगा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में एनक्लोज करोगे। इसके अलावा मीन वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी हमें देखना है। मीन वाले में फॉर्मूला जरूर देखना है, वेरिएंस वाले में फॉर्मूला देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें करने हैं। मैं रिकमेंड करूंगा बेस थ्योरम वाले के लिए एक्सरसाइज 16.3 विद एग्जाम्पल प्लस मिसकेलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल। इसको तो अच्छे से करना है, ये भी करना है, बट इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन डी हो गया। सेक्शन डी में हमें किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्या हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है हमें सेक्शन डी में, जो भी लास्ट में है, सेक्शन डी के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी लास्ट में आंसर आए उसको, जो भी लास्ट में आंसर आता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आंसर आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स, इस टाइप से कोई इक्वेशन आ गया तो इसको ऐसे भी में एनक्लोज करोगे, आंसर ऐसा लिखोगे, या गिवन सॉल्यूशन इज दिस। प्रोबेबिलिटी में भी लास्ट में जो भी आंसर आएगा, जैसे 11/50 आंसर है तो इसको डायरेक्टली इस टाइप से शो करोगे लास्ट में। ये सभी क्वेश्चंस में शो करना है लास्ट का आंसर किस टाइप से है, बिकॉज आंसर सही आ रहा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेथड सही है, आंसर सही है, क्या गिवन है वो दिया है तो कोई मार्क्स सिंगल मार्क्स नहीं करते। ये सेक्शन डी की बात हो गई। इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कम से कम 2 या 3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर जैसे किसी की डिमांड आ रही है वेक्टर एंड 3D, यानी 3D एंड वेक्टर को वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे टाइम मिला तो, बट सेक्शन डी इस टाइप से अटेम्प्ट करना है हमें, सब कुछ लिखना है, जो भी नेसेसरी थ्योरी है वो सब कुछ हमें लिखना है। आई होप ये स्ट्रेटेजी सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ सेक्शन डी में सभी के 30 आउट ऑफ 30, सेक्शन डी में ही नहीं ओवरऑल पेपर में 80 आउट ऑफ 80 सभी के मार्क्स आए। बस मैथ्स में क्या ध्यान रखना है, 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सेकेंड भी प्रैक्टिस ही है, एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो तुम्हें पता है कैसे करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स में वही क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये हमें माइंड में रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप सबको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमें एग्जाम में सबसे पहले सेक्शन डी ही अटेम्प्ट करना है, बिकॉज उसका रीजन है सेक्शन डी में 5 ही क्वेश्चन है, वो उसी कंडीशन में करने, 5 में से कम 4 क्वेश्चन आते हो। ऐसा नहीं हो 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, 1 क्वेश्चन ही आ रहा है सेक्शन डी का, फिर भी सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हो, नो। अगर 5 में से कम 4 क्वेश्चन आते हैं तब ही सेक्शन डी स्टार्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। सेक्शन डी को करने का सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का 30 मार्क्स तुम्हारे मिनिमम या मैक्सिमम 60 मिनट में आ जाते हैं, और तुम्हें 70 मिनट के आसपास का टारगेट लेना है सेक्शन डी के लिए। 60 मिनट या 50 में भी हो जाता है, बट इसमें ज़्यादा लिखना है हमें, 60 और 70 मिनट टाइम देना है इसको। उसके बाद में सेक्शन ए करना है। सेक्शन डी में अगर मान लो कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप थोड़ी गलत भी हो जाती है तो पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, 1 या 2 मार्क्स कटेगा। बट अगर सेक्शन ए है या बी है उसमें थोड़ा गलत हो तो पूरा ही कटेगा, 1 में से भी क्या कटेगा, क्या आएगा। इसलिए सेक्शन डी को पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है। ए में बिकॉज 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं होते ए में भी हर क्वेश्चन में कम से कम हाफ पेज में सॉल्यूशन होना चाहिए। हाफ और 1 पेज भी जा सकता है सेक्शन ए में, लेकिन ऐसा नहीं 2 या 3 लाइन का ही हो रहा है, किसी में हो सकता है 4-5 लाइन का, बट कोशिश करनी है हमें ए में भी हाफ पेज या 1 पेज का सॉल्यूशन हो।
सेक्शन डी में तो हमें सेक्शन सी में हमें 1.5 पेज का जा सकता है सॉल्यूशन, 1 का हो सकता है मिनिमम, हाफ का भी हो सकता है किसी में, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है, पहले सेक्शन डी, फिर ए, फिर बी और सी। सी क्यों करना है? बिकॉज सी सबसे ज़्यादा लेंथी होता है और उसी में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में इसको समझाया है, बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले भी तुम्हें पता है, क्लास में भी कई बार बता चुका मैं स्ट्रेटेजी किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, बट अब ज़्यादातर लोग बच्चे क्या भूल चुके हैं उसको, स्ट्रेटेजी को। वो बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर किस टाइप से अटेम्प्ट करे, क्या करे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो हो जाए। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सभी के अच्छे मार्क्स आए, सभी बहुत अच्छे मार्क्स आए, सभी की अच्छी परसेंटेज बने, पेपर बहुत अच्छा होगा सभी का, कोई बर्डन नहीं लेना है, सभी को इजीली पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा सभी का। चलिए ठीक है, यही उम्मीद करता हूँ सभी का अच्छा पेपर होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।